जय हिंद दोस्तों, मैं नवनीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जेरस पे। दोस्तों, एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है और एनसीईआरटी की सीरीज में क्लास 9th की ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है और इसमें हम 5वें चैप्टर पे पहुंच चुके हैं, जिसमें 2 वीडियोस छोटी छोटी हो चुकी है। आज तीसरी और लास्ट वीडियो है 5वें चैप्टर की, ज्योग्राफी की 9th की, और उस चैप्टर का नाम है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव। ठीक, और आज हम पढ़ेंगे 5वें चैप्टर के तीसरी वीडियो में वन्य प्राणी। ठीक, और इस वन्य प्राणी को शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं औषधि पादप को, उसके बाद हम शुरू करेंगे वन्य प्राणी। ठीक, देखिए, प्राचीन समय से ही अपने मसालों और जड़ी बूटियों के लिए भारत विख्यात रहा है। ठीक, आयुर्वेद में लगभग 2000 पादपों का वर्णन है और कम से कम 500 तो निरंतर प्रयोग में आते रहे हैं। विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची के अंतर्गत 352 पादपों की गणना की है, जिसमें से 52 पादप संकटग्रस्त अवस्था में हैं। ठीक, और 49 पादपों को विनष्ट होने का खतरा है। भारत में प्रायः औषधि के लिए प्रयोग किए जाने वाले कुछ निम्नलिखित पादप हैं। ठीक, तो भारत में जो औषधि के लिए प्रयोग किया जाता है उसमें से कुछ पादपों का नाम यहाँ दिया गया है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले सर्पगंधा। अब सर्पगंधा किसमें यूज होता है, ध्यान रखिएगा, ये रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग होता है। ठीक, बीपी के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए ये यूज किया जाता है और यह केवल भारत में ही पाया जाता है। सर्पगंधा केवल भारत में पाया जाता है और ब्लड प्रेशर की बीमारी को ठीक करने के लिए इसे उपयोग में लाया जाता है। जामुन, पके हुए फल से सिरका बनाया जाता है, यानी जामुन के पके हुए फल से सिरका बनता है, जो कि वायुसारी और मूत्रवर्धक है। इसमें पाचन शक्ति के भी गुण है, जामुन में पाचन शक्ति भी होता है। बीज का बनाया हुआ पाउडर, तो जामुन के बीज से जो पाउडर बनाया जाता है वो डायबिटीज यानी मधुमेह के रोगियों के लिए अच्छी होती है, उपचार करती है मधुमेह का। अगला पौधा है अर्जुन। अर्जुन जो पौधा है, इसके ताजे पत्तों से निकाला हुआ रस कान के दर्द के इलाज में उपयोग में लाया जाता है। यह रक्तचाप की नियमितता के लिए भी लाभदायक है, यानी किसी का रक्तचाप बढ़ घट रहा है तो उसमें भी ये लाभदायक है। बबूल, एक, इसके पत्ते आंख की फुंसी के लिए लाभदायक होते हैं। इससे प्राप्त गोंद का प्रयोग शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए होता है। इसके अलावा इससे हम लोग दातुन करते हैं, दांतों के लिए भी फायदेमंद है बबूल। ठीक, नीम जैव और जीवाणु प्रतिरोधक है नीम। ठीक, तुलसी, नीम हो गया, जैव और जीवाणु प्रतिरोधक है। तुलसी पादप जो है, जुकाम और खांसी की दवा में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है कचनार। फोड़ा यानी अल्सर व दमा के रोगों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है कचनार में। इस पौधे की जड़, कली पाचन शक्ति में सहायता करती। पौधे की जड़ और जो इसकी कली होती है वो दोनों ही पाचन शक्ति में आपकी पाचन शक्ति को अच्छा करती हैं। ठीक, तो चलिए अब शुरू करते हैं औषधि पादप के बाद आज का वन्य प्राणी, यानी वनों में रहने वाले प्राणियों की बात होगी अब। ठीक, वनस्पति की भांति ही भारत में विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में धनी है। भारत विभिन्न प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। यहाँ जीवों की संख्या लगभग 90,000 है। ठीक, देश में लगभग 12,000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती। देश में लगभग 12,000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है। ठीक, यह कुल विश्व का 13% है। ये कुल विश्व का 13% है। यहां मछलियों की 2,546 प्रजातियां पाई जाती हैं, जो कुल विश्व का 12% है। तो भारत में मछलियों की 2,546 प्रजातियां पाई जाती हैं और जो विश्व में पाई जाने वाले कुल मछलियों की प्रजातियों का 12% है। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी, सरीसृप और स्तनधारी जानवर पाए जाते हैं। तो ये जो डेटा है आपको ध्यान रखना चाहिए
और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये डाटा, आप याद रखिएगा। देखिए, स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हाथी असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण और आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। तो हाथी केरल, कर्नाटक और असम के उष्ण आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाला गैंडा एक अन्य महत्वपूर्ण जानवर है जो पश्चिमी बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं। ठीक, एक सींग वाला गैंडा मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी बंगाल और असम के दलदली क्षेत्रों में। कच्छ के रण तथा थार के मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे और ऊंट रहते हैं। अब देखिए, कच्छ के रण में जंगली गधा और ऊंट कहाँ पे? थार के मरुस्थल में। भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौसिंघा, छोटा मृग जिसे आप गैजल कहते हो, तथा विभिन्न प्रजातियों वाले हिरण आदि कुछ अन्य जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं। यहाँ बंदरों की भी अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। आपको पता ही होगा, देखी होगी, ढेर अलग अलग प्रकार के बंदर भारत में पाए जाते हैं। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखिएगा। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। भारत विश्व का अकेला ऐसा देश है जहां शेर और बाघ दोनों ही पाए जाते हैं। ठीक, और भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल, देखिए भारत में शेर और बाघ दोनों ही पाए जाते हैं और भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल जो है, ये देखिए, ये पार्क दिया हुआ है, तो आप इसमें ध्यान रखिएगा। एकदम स्टेट वाइज एक सीक्वेंस में बढ़िएगा। जैसे राजा जी और जिम कार्बेट, ये उत्तराखंड में है। सरिस्का, केवलादेव, घाना, रणथंभौर ये राजस्थान में है। दुधवा उत्तर प्रदेश में है। शिवपुरी एमपी में है। तो एकदम सीक्वेंस से आप देखते हुए चलिएगा आगे। ठीक, तो मैप में अच्छे से आप देख लीजिएगा। तो भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल जो है गुजरात में गिर जंगल है। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात का गिर जंगल है। ठीक, बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों, ध्यान रखिएगा, बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों, पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन, हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्ली जात के सदस्यों में तेंदुआ भी है। यह शिकारी जानवरों में प्रमुख है। ठीक, बाघ, शेर, तेंदुआ ये प्रमुख शिकारी जानवर होते हैं, आप जानते हो। हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं। भाई बहुत अधिक ठंड पड़ती है, तो बहुत अधिक ठंड पड़ेगी तो जलवायु कठोर होगी और उसको सहन करने की इनमें क्षमता होती है, जो अत्यधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं। ठीक, तो याक कहाँ पाए जाते हैं? लद्दाख में, ऊंचाई वाले प्रदेश में जहाँ बहुत अधिक ठंड पड़ती है। जो गुच्छेदार सींगों वाला बैल जैसा होता है। ठीक, तो याक कैसे होते हैं? गुच्छेदार सींग होते हैं इनके, बैल जैसा एक जानवर होता है जिसका भार लगभग 1 टन होता है। तो याक 1 टन वजन का होता है। तिब्बती बारहसिंघा, भारल जिसे नीली भेड़ कहते हो आप, जंगली भेड़, तियांग मतलब तिब्बती जंगली गधे भी यहाँ पाए जाते हैं, यानी तिब्बत में पाए जाते हैं। कहीं कहीं लाल पांडा भी कुछ भागों में मिलते हैं। तो लाल पांडा भी यहाँ तिब्बत के कुछ क्षेत्रों में मिलते हैं। देखिए, एशियाई शेर केवल गुजरात के गिर जंगलों में ही पाए जाते हैं। एकदम ध्यान रखने वाली बात है कि एशियाई शेर केवल गुजरात के गिर जंगल में ही पाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नदियों, झीलों, समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। सिंपल सी बात है, कछुआ, मगरमच्छ, घड़ियाल तो तालाब में पाया नहीं जाएगा अगर विशेष तौर पे वह चिड़ियाघर में नहीं रखा गया हो। तो नेचुरल रूप में जब रहेगा तो वो समुद्री क्षेत्रों या बड़े झीली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। तो आप देख रहे हो कि एशियाई शेर भी केवल भारत में ही पाया जाता है, और दूसरा घड़ियाल जो कि मगरमच्छ की प्रजाति का है और ये भी केवल भारत में ही पाया जाता है।
भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं, जैसे मोर, बतख, तोता, मैना, सारस, कबूतर आदि कुछ पक्षी प्रजातियां हैं जो देश के वनों तथा आर्द्र क्षेत्रों में रहती हैं। हमने अपनी फसलें जीव विविधता विविध पर्यावरण से चुनी है, यानी खाने योग्य पौधे के नीचे से हमने बहुत से औषधि पादपों का प्रयोग कर उनका चुनाव किया है। अभी हम औषधि पादप देखे हैं। दूध देने वाले पशु भी प्रकृति द्वारा बहुत सारे जानवरों में से चुने गए हैं। जानवर हमें बोझ ढोने, कृषि कार्य तथा यातायात के साधन के रूप में मदद करते हैं। इनसे यानी जानवरों से मांस, अंडे भी प्राप्त होते हैं। मछली से पौष्टिक आहार मिलता है। ठीक, अभी जो ऊपर निकल गया उसको भी देखेंगे हम लोग। मछली से पौष्टिक आहार मिलता है। बहुत से कीड़े मकोड़े फसलों और फलों और वृक्षों के परागण में मदद करते हैं। ठीक, पेड़ पौधों पर पक्षी बैठते हैं और जब उड़ते हैं तो दूसरे पौधे पे जाकर बैठ जाते हैं, जिससे परागण में मदद मिलती है। और हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र में योगदान होता है, अतः इसका संरक्षण अनिवार्य है। ठीक, जैसे पहले बताया गया है कि मनुष्य द्वारा पादपों और जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो गया है। लगभग 1300 प्रजातियां संकट में हैं तथा 20 प्रजातियां विनष्ट हो चुकी हैं। काफी वन्य जीवन प्रजातियां भी संकट में हैं और कुछ विनष्ट हो चुकी हैं। ध्यान रखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन होने के कारण बहुत समस्याएं क्रिएट होंगी, जिसे हम आने वाले अगली क्लास के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ देखते हैं, रासायनिक और औद्योगिक अवशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि एवं निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का कारण है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का कारणों में आप देखिए यहाँ बता दिया गया है कि व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना एक चीज, रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्ट, ठीक, तेजाबी जमाव के कारण जो प्रदूषण है, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश यानी पौधों के ही विदेशी प्रजातियों का जो भारत में प्रवेश हो रहा है, ठीक, उससे नुकसान। आप राजस्थान वाले जानते हो कि विदेशी प्रजाति आई है जो लता के रूप में और चारों ओर फैल रही है। ठीक, और पेड़ पौधे के ऊपर एकदम लता उसकी फैल जाती है और उस पेड़ पौधे के विकास को रोक देती है। इसके अलावा आप जल कुंभी नाम सुने होंगे, जो नदियों में पाया जाता है, पानी की बहाव को कम कर देती है। ठीक, और साथ में जब सूरज की किरणें पानी के नीचे नहीं जाती तो पानी के नीचे जो पौधे जीव जंतु रहते हैं वो भी मर जाते हैं। तो पूरा जलकुंभी पूरे एरिया में, नदी में या किसी भी तालाब में छा जाती है, फैल जाती है और वहाँ के पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुँचाती है। ठीक, निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई या खेती के लिए वनों की कटाई पारिस्थितिकी असंतुलन के प्रमुख कारणों में से हैं। अपने देश की पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। चलिए क्या क्या कदम है सबसे पहले देखते हैं। देश में 18 जीव मंडल नीचे हैं। ठीक, देश में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं और इन 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से 11 बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की सूची में शामिल है। यूनेस्को की सूची में शामिल है। तो भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें 11 बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की सूची में शामिल है। ठीक, इनमें से 10, एक तो सुंदरबन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नोंगकरिंग, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, अचानकमार, अमरकंटक की गणना
विश्व के जीवमंडल नीचे में की गई। देखिए यहाँ केवल 10 दिया है, लेकिन लेटेस्ट डाटा है 11। कंचनजंगा को भी यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिया गया है। तो ये 10 की जगह अब क्या हो गया है, 11 हो गया। तो देश के 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से 11 बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिए गए हैं। ठीक, तो यहाँ ये जो डेटा है एनसीईआरटी में, ये पुराना डेटा है, इसको आप सुधार कीजिएगा और ध्यान रखिएगा। ठीक, और यहाँ 18 जीवमंडल नीचे के बारे में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई है। शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। ठीक है, देश में 103 नेशनल पार्क हैं। देश में 103 नेशनल पार्क हैं और 535 वन्य प्राणी अभयारण्य और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। तो नेशनल पार्क 103 है और यहाँ 535 तो दिया है, लेकिन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की साइट पे यहाँ पे 528 दिया है। लेकिन एनसीईआरटी क्या किया, अपने आप को अपडेट दिया है, 535 दिया है। इसका मतलब ये हुआ पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का जो डाटा 528 वाला वो अपडेटेड नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, यही रखिएगा। कभी कभी नेट पे जब सर्च कीजिए तो ध्यान से सर्च कीजिएगा, क्यों कभी कभी अपडेटेड वो नहीं रहते। ठीक, तो जो न्यूज़ है उसको रेगुलर आप देखते रहिए। तो 103 नेशनल पार्क और 535 वन्य प्राणी अभ्यारण्य हैं। हम सभी को अपनी अतिजीविता के लिए प्रकृति पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व को समझना चाहिए। यह तब संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण का अंध विनाश तत्काल समाप्त कर दिया जाए। ठीक, चलिए अब हम एक जो छोड़ चुके थे पहले, तो ये हम छोड़े थे कि 18 जीवमंडल नीचे कौन कौन से हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से हैं। तो ये देख लीजिए, सुंदरबन। और आपका ये काम होगा कि स्टेट वाइज आप इसको देखोगे कहाँ कहाँ पे है। मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी, नौकरेंक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, दिहांग दिबांग, डिब्रू साइकोवा, अगस्तमलई, कंचनजंगा, पंचमढ़ी, अचानक मार अमरकंटक, कच्छ, ठंडा रेगिस्तान, शेष अचलम और पन्ना। ये हमारे 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें से 11 बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को की सूची में शामिल कर दिया गया है। और लेटेस्ट यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला बायोस्फीयर रिजर्व है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक, चलिए एक और चीज मैं यहाँ छोड़ दिया था, प्रवासी पक्षी। देखते हैं इसमें क्या है। देखिए, भारत के कुछ दलदली भाग प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध हैं। शीत ऋतु में, कब? शीत ऋतु में साइबेरियन सारस। कौन? शीत ऋतु में साइबेरियन सारस बहुत बड़ी संख्या में इन दलदली क्षेत्रों में आते हैं। इन पक्षियों का एक मनपसंद स्थान है कच्छ का रण। ठीक, यानी साइबेरियन सारस का एक बहुत मनपसंद स्थान है कच्छ का रण। जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र से मिलती है वहां लाल सुंदर कलगी वाली फ्लेमिंगो, लाल सुंदर कलगी होता है सर के ऊपर, तो कलगी वाली फ्लेमिंगो हजारों की संख्या में आती हैं और खारे कीचड़ के ढेर बनाकर उनमें घोंसले बनाती हैं। और जब बच्चों को पालती हैं, ठीक, घोंसले बना के अंडे देती हैं, फिर बच्चे निकलते हैं, उन बच्चों को पालती हैं। देश में अनेक दर्शनीय दृश्यों में से यह भी एक है। ये हमारी कीमती धरोहर है। ये क्वेश्चन मार्क दिया है, ठीक, क्वेश्चन मार्क दिया, इसका मतलब पूछ रहा है, लेकिन है। आप जानते हो, जो लोग प्रयागराज में रहते होंगे वो भी जानते होंगे, सर्दियों के समय वहाँ भी पक्षी आती हैं। तो आमतौर पे देश के उन काफ़ी दलदली क्षेत्रों में शीत ऋतु में
बहुत ठंडे प्रदेशों से पक्षियां भारत में उड़ के आती हैं, वहाँ पे अंडे देती है, अपने बच्चों को पालती है, फिर उड़ के गर्मियाँ जब उनके यहाँ शुरू हो जाती हैं या हमारे यहाँ गर्मियाँ शुरू हो जाती तो उड़ के उन ठंडे प्रदेशों में चली जाती हैं। ठीक, तो ये रहा क्लास 9th की एनसीईआरटी का 5th चैप्टर प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। ठीक, तो ये चैप्टर समाप्त हुआ 3 वीडियो के साथ। अब हम क्लास 9th के एनसीईआरटी के 6th चैप्टर के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि मेरी मेहनत सफल हो पाए और अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। जय हिंद।